ये जो कुल 5 राजवंश दिल्ली सल्तनत में हैं वो कौन कौन से राजवंश हैं? तो वह पहला जो है वह जो महमूद गजनबी रहते हैं, इनके आक्रमण का ट्विन ऑब्जेक्टिव रहता है। वह दो उद्देश्य क्या है? तो वह दो उद्देश्य जो रहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो रहते हैं, ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना का प्रारंभिक दौर है। प्रारंभिक दौर में इनके सामने चुनौतियां बहुत रहती हैं। दुर्दांत आक्रमणकारी था चंगेज खान जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि अपने जीवन काल में जितना उसने युद्ध लड़ा उसमें लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए थे। अल्तुनिया जो है एक योग्य जो है सूबेदार रहता है और वो क्या करता है, वो रजिया को पराजित करता है और पराजित करके रजिया को बंदी बना लेता है। अब रजिया जब बंदी बना ली जाती हैं तो खजाना अगर पाया है तो खजाना को शाही राजकोष जो राजधानी में, तो वहां पे उसे भिजवाना पड़ता था। नमस्कार साथियों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जो है आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला पे सेकंड ऑनगोइंग लेक्चर है और आज का जो हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वह तुर्कों का आगमन और दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो इस तरीके से पिछले क्लास में आप लोगों ने क्या देखा था? तो पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था प्राचीन से मध्यकाल की ओर जो संक्रमण है, संक्रमण मीन्स की जो परिवर्तन है, और वो परिवर्तन एक क्रमिक रूप से हो रहा है। तो मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया था, एक पूर्व मध्यकाल, दूसरा मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल लगभग 500 वर्षों का समय काल है, 700 से 1200 ईस्वी का समय काल है, और इसमें जो है इस्लामिक आक्रमण तो हो रहे हैं परंतु इस्लामिक शासन की स्थापना नहीं हुआ था। परिवर्तन जो डोमेस्टिक लेवल पे दिख रहा है वह सामंतवाद का चरमोत्कर्ष का दौर था, और सामंतवाद के बारे में हम लोगों ने विस्तार से एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा था कि कैसे जो है सातवाहन काल से भूमि दान की परंपरा और उससे जो है सामंतवाद की शुरुआत होता है। तो ये सारी बातें हम लोगों की पिछले क्लासेस में हुआ था, और पूर्व मध्यकाल के इस 500 वर्षों के समय काल को डोमेस्टिक लेवल पे राजपूत युग भी कहते हैं। तो राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुआ था, इस राजपूत युग में जो त्रिपक्षीय संघर्ष रहता है वो किस रूप में रहता है, तो इन सारे मुद्दों पर हम लोगों ने क्या किया था, विस्तार से चर्चा किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 शक्तियां लड़ी हुई थी। कौन कौन सी वो शक्तियां थी? तो बंगाल के पाल वंश थे, इधर राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार थे, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश थे। फिर जो है उधर जो पूर्व मध्यकाल में विदेशी आक्रमण हो रहा है उसमें अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण था। अरब आक्रमण के अंतर्गत मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया था। फिर तुर्क आक्रमण, इसमें जो है 2 आक्रमणकारी रहते हैं, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। तो ये सारी बातें इन डिटेल हम लोगों ने किया था। तो आइए जो है अब हम लोग आगे बढ़ा जाए, और तुर्क शासन जो है, तुर्क शासन के साथ ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना होता है। तो यहां पर दिल्ली सल्तनत को देखा जाएगा। जो दिल्ली सल्तनत है वह कब से कब तक का समय काल है? तो वह 1206 से 1526 ईस्वी का समय काल है। तो द डेल्ही सल्तनत, इट इज द टाइम सिनेरियो ऑफ सिंस 1206 टू 1526। अब दिल्ली सल्तनत के कुल राजवंशों की बात किया जाए तो कुल कितने राजवंश हैं? तो कुल जो है वह 5 राजवंश हैं। कुल जो है वह 5 राजवंश हैं। ये जो कुल 5 राजवंश दिल्ली सल्तनत में है वो कौन कौन से राजवंश हैं? तो वह पहला जो है वह गुलाम वंश है,
दूसरा जो है वह खिलजी वंश है। तीसरा जो है वह तुगलक वंश है। चौथा जो है वह सैयद वंश है। और पांचवा जो है वह लोदी वंश है। तो जो गुलाम वंश है ये कब से कब तक का समय काल है? द स्लेव डायनेस्टी इट इज सिंस द 1206 to 1290 AD, 1206 से 1290 ईस्वी। तो गुलाम वंश कब से कब तक का समय काल है? गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक का समय काल है। खिलजी वंश जो है वह 1290 से 1320 ईस्वी का समय काल है। 1290 से 1320 ईस्वी का समय काल है। तुगलक वंश जो है यह 1320 से 1414 ईस्वी का समय काल है। जो सैयद वंश है ये 1414 से 1451 ईस्वी का समय काल है। और जो लोदी वंश है ये 1451 से 1526 ईस्वी का समय काल। तो there are total 5 dynasty in Delhi Sultanate. It is the Slave dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty, and finally this is the Lodi dynasty. तो अब 5 वंश सल्तनत काल। सल्तनत काल में क्या है? तो सल्तनत काल में जो है वह किसकी स्थापना होता है भाई? तो सल्तनत काल में जो है वह तुर्क शासन की स्थापना होता है। सल्तनत काल में क्या है? सल्तनत काल में जो है वह तुर्क शासन की स्थापना होता है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल इन सल्तनत एज। अब पिछले क्लास में भी बात हुआ था, जो गजनवी और गौरी हैं वह तुर्क आक्रमणकारी हैं। तो ऐसे में तराइन का द्वितीय युद्ध आप लोगों ने देखा था। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, आइए थोड़ा सा फ्लो चार्ट में बता देता हूं। तो कौन रहते हैं? तो तुर्क आक्रमण रहता है। और तुर्क आक्रमण में कौन है? तो तुर्क आक्रमण में जो है वह महमूद गजनवी हैं और जो है मोहम्मद गौरी हैं। मोहम्मद गौरी हैं। महमूद गजनवी का जो आक्रमण है वह 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी रहता है। और मोहम्मद गौरी जो रहते हैं 1175 से 1206 ईस्वी रहते हैं। जो महमूद गजनवी रहते हैं इनके आक्रमण का ट्विन ऑब्जेक्टिव रहता है। दो जो है इनकी आक्रमण की अपनी जो है अपना उद्देश्य रहता है। वह दो उद्देश्य क्या है? तो वह दो उद्देश्य जो रहता है, तो महमूद गजनवी जो है क्या चाहते थे? तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार चाहते थे। साथ ही साथ जो है धन की लूट चाहते थे। तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार एंड लूटिंग मनी,
तो ये धन की लूट, ये दो ऑब्जेक्टिव रहता है। मोहम्मद गौरी जो रहता है वह क्या रहता है, तो वह इनका इस्लामिक शासन की स्थापना रहता है। इस्लाम का प्रचार प्रसार नहीं बल्कि इस्लामिक शासन की स्थापना। इस्लामिक शासन की अगर स्थापना हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो जाएगा। तो ये इनका गौरी का थोड़ा ऑब्जेक्टिव ज्यादा हॉलिस्टिक रहता है, ज्यादा जो है ब्रॉडर रहता है। तो ये हम लोगों का गजनवी और गौरी हो गए। अब जो इनका इस्लामिक शासन की स्थापना का ऑब्जेक्टिव है, इसी दृष्टिकोण से क्या होता है, तो इसी दृष्टिकोण से जो है तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है, 1192 ईस्वी में होता है। The second battle of Tarain, it was fought in the year of 1192। और इस रूप में क्या हो जाता है, इस रूप में जो है इस्लामिक शासन की स्थापना हो जाता है। तो जो इस्लामिक शासन की स्थापना है वह तराइन के द्वितीय युद्ध से 1192 ईस्वी से होता है। और यहां से फिर क्या होता है, तो ये कहानी आप लोगों को मैंने सुनाया था पृथ्वीराज रासो, जिसे चंद बरदाई ने लिखा था। मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु होती है तो मोहम्मद गौरी की अपनी कोई संतान नहीं था, इनकी जो है अपनी कोई संतान नहीं था। अतः क्या है, अतः गौरी की मृत्यु के पश्चात जो है, गौरी के मृत्यु के पश्चात जो साम्राज्य का बंटवारा है, ये साम्राज्य का बंटवारा गुलामों के मध्य कर दिया जाता है। उनके जो गुलाम हैं उन गुलामों के मध्य कर दिया जाता है। और इन गुलामों के बाद में उत्तराधिकारी भी क्या होते हैं, उत्तराधिकारी भी गुलाम होते हैं। तो शासन प्रशासन में क्या है, शासन प्रशासन में गुलामों का जो है हस्तक्षेप है, गुलामों की जो है निर्णायक भूमिका है। अतः क्या हो जाता है, अतः जो है वह गुलाम वंश ही कहा जाने लगता है। इनकी मृत्यु के बाद कौन आते हैं, गुलाम वंश जो है वह स्थापित होता है। तो अभी आप लोगों को फ्लो चार्ट में मैंने क्या दिखाया, फ्लो चार्ट में बताया जो है कि सल्तनत काल में कुल 5 वंश हैं। पहला वंश गुलाम वंश है। कहानी भी हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, कहानी भी हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है वह पहला जो हम लोगों का सल्तनत काल का वंश होगा वह गुलाम वंश होगा। अब गुलाम वंश पहले ही आपने देखा 1206 से 1290 ईस्वी का जो समय काल है, इसे गुलाम वंश कहते हैं। अब क्या है, तो इनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य का बंटवारा गुलामों में होता है। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी, द एंटायर गौरी एम्पायर इट वॉज डिवाइडेड अमंग हिज स्लेव्स। तो मुख्य रूप से कितने गुलाम हैं, तो मुख्य रूप से गौरी के 3 गुलाम हैं। तो जो साम्राज्य का बंटवारा होता है वह किसके मध्य में होता है, तो वह जो है जो इधर जो अफगानिस्तान गजनी का क्षेत्र है, तो गजनी का क्षेत्र ताजुद्दीन याल्दौज को मिलता है।
इधर जो ये सिंध वाला क्षेत्र है, सिंध और जो मुल्तान का क्षेत्र है, ये नासिरुद्दीन कुबाचा को मिलता है। और ये जो लाहौर, दिल्ली और जो इनका भारत का साम्राज्य है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता है। तो मुख्य रूप से साम्राज्य का बंटवारा 3 गुलामों में हो रहा है। गजनी अफगानिस्तान का क्षेत्र यालदौज को, जो मुल्तान और सिंध का क्षेत्र है ये कुबाचा को, लाहौर, दिल्ली, कन्नौज का जो भारत वाला साम्राज्य है वह ऐबक को। तो पहला मुद्दा क्या है? पहला मुद्दा है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? Who was the founder of स्लेव डायनेस्टी? तो संस्थापक जो हैं वह कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक शासन करते हैं? तो 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक who ruled since 1206 to 1210 AD। एक छोटा सा इनका समय काल रहता है और अपने शासन काल में जो ऐबक हैं वह गौरी के अन्य गुलामों की चुनौती को समाप्त नहीं कर पाते हैं। अन्य गुलामों की चुनौती को समाप्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में ये क्या है? ये जो है संस्थापक के रूप में है, वास्तविक संस्थापक का दर्जा इन्हें नहीं दिया जाता है। शासन के 3 ध्रुव हैं, यालदौज हैं, कुबाचा हैं और ऐबक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से शासन कर रहे हैं? तो इनकी जो राजधानी है, राजधानी लाहौर रहती है। राजधानी दिल्ली नहीं है, राजधानी कहाँ है? राजधानी लाहौर है। और इन्होंने जो है सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में क्या किया था? तो कि याद में कुतुब मीनार की स्थापना किया था। कुतुब मीनार की स्थापना किया था। तो ही लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार इन मेमोरी ऑफ सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इन्होंने नींव दिया था इस कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा। फिर आगे चल करके इल्तुतमिश करवाते हैं। अगला क्या है भाई? तो अगला जो है ऐबक जो रहते हैं वह उदार स्वभाव के शासक रहते हैं। ऐबक क्या है? तो ऐबक जो है वह उदार स्वभाव के शासक हैं और इनकी दानशीलता के कारण इन्हें क्या कहा गया? तो इनकी दानशीलता के गुणों के कारण इन्हें जो है वह लाख बख्श कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? तो इनकी दानशीलता के गुणों के कारण जो है ही वॉज ऑफ द लिबरल कैरेक्टर, लिबरल नेचर, एंड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक जो रहते हैं ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना का प्रारंभिक दौर है। प्रारंभिक दौर में इनके सामने चुनौतियां बहुत रहती हैं। भारतवर्ष में जो लाहौर से लेकर के ये कन्नौज, दिल्ली और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों पे शासन कर रहे हैं, तो यहाँ पे राजपूतों की चुनौती एक प्रमुख चुनौती के रूप में रहती है। और
साथ ही साथ आंतरिक चुनौती याल्दौज और कुबाचा की चुनौती रहती है। और इन चुनौतियों से क्या है, इन चुनौतियों से ये पार नहीं पार पा पाते हैं। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है नवोदित इस्लामिक शासन है और कुछ जो है आर्किटेक्चरल वर्क करते हैं, और इस रूप में दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना करते हैं। क्या है, तो दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना किया जाता है। तो द कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन दिल्ली। अगला क्या है भाई, तो अगला जो है इन्होंने अजमेर में किसकी स्थापना किया, तो इन्होंने अजमेर में जो है वह 2.5 दिन के झोपड़ा की स्थापना किया। अजमेर में क्या किया था, तो अजमेर में जो है 2.5 दिन का झोपड़ा जो है इसकी स्थापना किया। तो इन अजमेर ही स्टेब्लिश द 2.5 दिन का झोपड़ा, एंड इन दिल्ली ही स्टेब्लिश द कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। यहां तक सही है। अब आगे क्या है, तो आगे जो है इन्होंने विद्वानों को भी संरक्षण दिया हुआ था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वह अपने राज दरबार में विद्वानों को संरक्षण दिया था। तो ही पैट्रोनाइज टू द इंटेलेक्चुअल्स इन द रॉयल कोर्ट ऑफ इन हिज रॉयल कोर्ट। अब जो विद्वान थे वो कौन है, तो वो हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर हैं। तो जो विद्वान है वह कौन है, तो वह जो है हसन निजामी है, वह हसन निजामी है। और कौन है, तो अगला जो है वह फक्र ए मुदब्बिर है। वह अगला जो है फक्र ए मुदब्बिर है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से हसन निजामी एंड फक्र मुदब्बिर, द टू इंटेलेक्चुअल्स, दे वेर रिसाइडिंग इन द रॉयल कोर्ट ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। अंत में क्या होता है भाई, तो अंत में 1210 ईस्वी में ये क्या खेल रहे थे, तो पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके इनकी क्या होती है, घोड़े से गिर करके इनकी मृत्यु होती है। और इस तरीके से कई सारी चुनौतियां यथावत ही छोड़ करके ये दुनिया ही छोड़कर चले जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है ये ऐबक की कहानी है। इनके बाद फिर कौन आते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम ही गुलाम वंश है। तो इनके एक गुलाम है, गुलाम का नाम क्या है, इल्तुतमिश है। जो इल्तुतमिश रहते हैं ये इनके गुलाम है, परंतु इनकी योग्यता से, इनकी काबिलियत से, इनकी क्षमता से प्रसन्न होकर के कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें अपना दामाद बना लिया था। अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। इल्तुतमिश का जो समय काल है ये कब से कब तक है, तो ये जो है 1211 से 1235 ईस्वी तक रहता है। और ये क्या होते हैं, यह एक योग्य शासक सिद्ध होते हैं, एक योग्य शासक सिद्ध होते हैं।
जो योग्य शासक सिद्ध होते हैं, इसके अंतर्गत क्या है भाई? तो ही प्रूव्ड टू बी अ वेरी डिलिजेंट किंग एंड व्हाट वाज द सिनेरियो? तो असल में ये गुलाम थे, और गुलाम की जो उपयोगिता, वो बाहुबली फिल्म देखे होंगे आप लोग। बाहुबली फिल्म में कडप्पा रहते हैं ना, कडप्पा वह राजा के गुलाम रहते हैं। तो गुलामों की उपयोगिता उस जमाने में क्या था? उस जमाने में गुलाम जो है वह तन मन, गुलामों का अपना कोई व्यक्तिगत धन तो होता नहीं था, तो इस तरीके से उसका रोम रोम क्या होता था? रोम रोम अपने मालिक की सेवा के प्रति, उनके सुरक्षा के प्रति, जैसी भी उनकी भूमिका है उसके लिए समर्पित होता था। तो ये खुद एक गुलाम थे और गुलामों की उपयोगिता को समझते थे। ऐसे में क्या होता है? ऐसे में इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के, इन्होंने क्या किया? तो दिल्ली सल्तनत के 40 सबसे योग्य गुलामों का एक दल किसकी स्थापना किया था? तो 40 सबसे योग्य गुलामों का दल जो है वह तुर्काने चहलगानी की स्थापना किया था। 40 सबसे योग्य गुलामों का दल तुर्काने चहलगानी की इन्होंने स्थापना किया था। तो इस तरीके से क्या है? इस तरीके से जो है तुर्काने चहलगानी, दिस इज द group 40 of the one of the most efficient slaves of Delhi Sultanate of that contemporary time scenario। तो जो 40 सबसे योग्य गुलाम हैं वो क्या हैं? तो वह जो है सल्तनत की सुरक्षा के लिए एक ढाल के रूप में स्थापित होते हैं। तो इल्तुतमिश, इनको एक और खिताब दिया जाता है। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को जो है वह दिल्ली सल्तनत का, इन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ही प्रूव्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो अरे भाई, ये है ना कि ऐबक जो है वह संस्थापक हैं, यह वास्तविक संस्थापक हैं। वास्तविक संस्थापक क्यों हैं? तो जो वास्तविक संस्थापक हैं, इसके पीछे का कारण है कि इन्होंने जो है गौरी के गुलाम कौन है? तो याल्दौज और कुबाचा की चुनौती को समाप्त किया। गौरी के गुलाम याल्दौज और कुबाचा की चुनौती को क्या किया? तो उनकी चुनौती को समाप्त किया। तो इस तरीके से क्या है? इस तरीके से जो है गौरी के जो गुलाम याल्दौज जो गजनी में है, कुबाचा जो है सिंध के मुल्तान के क्षेत्र में है, उनकी चुनौती को समाप्त करके एक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के रूप में स्थापित हुए और बृहद साम्राज्य स्थापित हुआ। गजनी से लेकर के जो बंगाल तक का भारत का क्षेत्र है, वह क्षेत्र इनके अधीन आता है। तो इसलिए क्या है भाई, ये वास्तविक संस्थापक हैं। और फिर इल्तुतमिश ने और क्या किया? तो इल्तुतमिश ने जो है वह राजधानी का स्थानांतरण कहां से कहां किया? तो राजधानी का स्थानांतरण जो है इन्होंने लाहौर से दिल्ली किया। राजधानी का स्थानांतरण इन्होंने लाहौर से दिल्ली किया। तो ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली।
अब यहीं से क्या है भाई, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो इन्होंने दिल्ली सल्तनत की जड़ों को, तुर्की शासन की जो जड़ें हैं, इस्लामिक शासन के जो रूट्स हैं, उसे क्या करना शुरू करते हैं, तो भारतवर्ष में उसे कंसोलिडेट करना शुरू करते हैं, उस जड़ों को मजबूत करना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है अब इल्तुतमिश आगे बढ़ेंगे और इल्तुतमिश ने अपने शासन की, अपने शासन की मान्यता किससे प्राप्त किया, तो अपने शासन की मान्यता जो है वह बगदाद के खलीफा इल्तुतमिश ने अपने शासन की मान्यता बगदाद के खलीफा किससे प्राप्त किया, तो बगदाद के खलीफा जो है वह उनसे जो है खिलात प्राप्त किया, बगदाद के खलीफा से अपने शासन की मान्यता प्राप्त करते हुए। तो अब ये दिमाग में आप लोगों के चल रहा होगा कि ये खलीफा कौन है। पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं वह इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। उनके गुजरने के बाद फिर क्या होता है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के गुजरने के बाद जो है वह यहाँ पर भारतवर्ष में, सॉरी, पैगंबर मोहम्मद साहब के गुजरने के बाद जो इस्लामिक विश्व है, इस्लामिक जो जगत है, तो वहां पे अगले प्रतिनिधि के रूप में कि इस्लाम का प्रतिनिधि कौन करेगा, तो खलीफा का पद आता है। और खलीफा जो है इस्लामिक जगत के सबसे जो है एक उसे क्या कह सकते हैं, धार्मिक होली पोस्ट जिसे कहते हैं, एक बहुत ही वो श्रद्धा का एक बहुत ही सम्मान का पद हो जाता है। और खलीफा की जो है बहुत ही धार्मिक मान्यता भी रहती है। तो जो बगदाद के खलीफा हैं, अगर वो खिलात दे रहे हैं, वह मान्यता दे रहे हैं, तो इल्तुतमिश के लिए यह क्या है, इल्तुतमिश के लिए यह धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और नैतिक रूप से एक विजय है कि भाई भारत में हमारे शासन को इस्लामिक जो गुरु हैं, जो धर्म गुरु हैं, खलीफा हैं, उनसे सीधे सीधे जो है मान्यता मिल रहा है। अगला क्या होता है, तो अगला जो है इल्तुतमिश बड़े ही दूरदर्शी शासक सिद्ध होते हैं, बड़े ही दूरदर्शी शासक सिद्ध होते हैं। और इनकी दूरदर्शिता का प्रमाण किस रूप में देखने को मिलता है, तो कौन है, मंगोल आक्रमणकारी हैं। मंगोल जो आक्रमणकारी हैं, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम जो है वह चंगेज खान है। मंगोल आक्रमणकारी कौन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान है। तो चंगेज खान बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका है, तो दुनिया में सबसे बड़ा साम्राज्य चंगेज खान का है। ये मंगोलिया किधर है, तो मंगोलिया चाइना के ऊपर है। आपने प्राचीन काल में पढ़ा होगा, या आपके दिमाग में, अभी मैंने कहा ना कि दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य किसका है, तो आपके दिमाग में शायद वो सिकंदर महान आए हो, अलेक्जेंडर द ग्रेट का की बातें दिमाग में कौंधी हो, तो ऐसा कुछ नहीं था। सिकंदर से भी बड़ा, सिकंदर कहां से कहां तक का साम्राज्य स्थापित किया था, वह मैसिडोनिया का था। तो मैसिडोनिया जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है, वहां से वो आगे बढ़े थे। टर्की है, सीरिया है, ईरान है, इराक है, मध्य एशिया है, अफगानिस्तान को जीतते हुए भारत में झेलम नदी के तट तक आए हुए थे, या उसके आगे व्यास तक पहुंचे हुए थे। जबकि ये जो चंगेज खान है, तो वह भारत के और पूरब में जाइएगा तो चीन है, और उसके ऊपर मंगोलिया। तो मंगोल आक्रमणकारी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वह मंगोलिया से उसका साम्राज्य पूर्वी यूरोप तक था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। दुर्दांत आक्रमणकारी था चंगेज खान जो है। इसके बारे में कहा जाता है कि अपने जीवन काल में जितना उसने युद्ध लड़ा, उसमें लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए थे। कितने? 2 करोड़ लोग मारे गए थे। तो एक रक्त पिपासु था जो इसके सामने खड़ा होने की जुर्रत करता था। उनके
राज्य को, उनके साम्राज्य को वह कुचल डालता था, उसे तहस नहस कर देता था। तो चंगेज खान क्या रहता है, एक डर का दूसरा नाम रहता है। वह एक पैनिक क्रिएट करता था, मीन्स कि जब वो किसी के ऊपर आक्रमण करता था तो इतना बेरहमी से कत्लेआम करवाया जाता था। तो उसका भी एक जो है इसका सामरिक रणनीति रहती है चंगेज खान की, कि ज्यादा युद्ध करने की नौबत ही ना आए, जिसके ऊपर आक्रमण करो वहां पे इतना बेरहमी से कत्लेआम कराओ कि आस पड़ोस के राज्य में भय की लहर फैल जाए और वो हमसे युद्ध करने की हिम्मत ही न जुटा पाए, जुर्रत ही न कर पाए। वो होता भी ऐसा था, भाग जाते थे जब चंगेज खान का नाम ही सुना जाता था ना, उसका आक्रमण होने वाला है, तो बिना लड़े भाग जाते थे। तो ये उसने जो है चंगेज खान ने एक तरीका अपनाया हुआ था कि बिना युद्ध लड़े ही कई सारे क्षेत्रों पे विजय प्राप्त किया जाए। तो ये वही चंगेज खान है। अब बेटा ये किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा। तो चंगेज खान किसका पीछा कर रहा था, तो ये जो है ख्वारिज्म के शासक रहते हैं जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा कर रहा था। किसका? जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा कर रहा था। और जलालुद्दीन मंगबरनी क्या होता है, तो जलालुद्दीन मंगबरनी जो रहता है वह किससे शरण मांगता है, तो जलालुद्दीन मंगबरनी जो है वह इल्तुतमिश के राज्य में शरण लेने की गुजारिश करता है। तो जलालुद्दीन मंगबरनी ही वॉज सीकिंग शेल्टर विद इन द टेरिटरी ऑफ इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को पता था कि चंगेज खान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु अगर जलालुद्दीन मंगबरनी को मैंने अपने राज्य में शरण दे दिया तो यह वास्तविकता है कि चंगेज खान दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करेगा। चंगेज खान बेटा अगर आक्रमण करता तो वो नवोदित, अभी तो जो कहा जाता है ना कि अभी तो पैर भी भारत में नहीं जमे थे दिल्ली सल्तनत के, और ऐसे में क्या हो जाता, तो जिसे कहते हैं ना कि क्या से क्या हो गए देखते देखते, तो कुछ वैसी नौबत आ जाती कि चंगेज खान जो है वह समाप्त कर देता। तो यह दूरदर्शिता थी, उसकी विजनरी अप्रोच रहता है कि इसने जलालुद्दीन मंगबरनी को क्या किया, शरण देने से इल्तुतमिश ने मना कर दिया। तो he denied to give the shelter within his territory to Jalaluddin Mangbani, and in this way he protected his empire from the Mongol invasion or of the चंगेज खान इन्वेजन। तो इस तरीके से वह चंगेज खान के आक्रमण से क्या करता है, अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो ये राजनैतिक दूरदर्शिता ही है। अगला क्या है भाई, तो अगला जो इल्तुतमिश रहता है, इल्तुतमिश ने और क्या किया था, तो इसने जो है अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण किया था। अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण किया था। तो अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण करते हुए क्या करते हैं, तो अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण करते हुए चांदी का टंका चलाया था और साथ ही साथ जो है वह तांबे का जीतल चलाया था। तो ही लेड द मोनेटाइजेशन ऑफ सल्तनत इकोनॉमी, और इन्होंने चांदी का टंका सिक्का चलाया, तांबे का जीतल सिक्का चलाया। तो असल में सामंतवाद में क्या रहता है, सामंतवाद मैंने पहले भी कहा था कि सामंतवाद एक निगेटिव टर्म है, एक नकारात्मक जो है वह कह सकते हैं कि प्रक्रिया को दर्शाता है। सामंतवाद जैसे जैसे मजबूत होगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे उस दौर में सिक्कों का पतन होगा, सिक्कों का पतन होगा, व्यापार वाणिज्य का पतन होगा, नगरीकरण का पतन होगा। तो अर्थव्यवस्था में बेटा ये तीन चीजें, सामंतवाद मजबूत होगा तो ये तीन चीजें पतनोन्मुख होंगी।
साथ ही सामंतवाद जब मजबूत होगा तो महिलाओं की स्थिति में पतन होगा, सामंतवाद जब मजबूत होगा तो ऐसे में शूद्रों की स्थिति जो है वह पतनशील होगा। तो कहने का अर्थ है कि दिल्ली सल्तनत के पहले या गुलाम वंश के पहले जो पूर्व मध्यकाल है वह सामंतवाद का चरमोत्कर्ष का समय काल है। सामंतवाद के चरमोत्कर्ष का समय काल है तो सिक्कों का प्रचलन जो है वह अपने निम्नतम बिंदु पे आ चुका है, और फिर से एक बार बार्टर सिस्टम जो है, वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वह ज्यादा प्रचलन में बना हुआ है। तो ये कुछ कोर कॉन्सेप्ट हैं, इससे बेटा जो है गांठ बांधे रही है। तो इल्तुतमिश जो है उसने अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण किया, चांदी का टंका और तांबे के जीतल सिक्के का उसने प्रचलन किया। इसके अलावा फिर क्या करता है, तो इसके अलावा जो है इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया। इल्तुतमिश ने जो है वह कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया। तो ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो फाउंडेशन किसने दिया था? फाउंडेशन जो है वह ऐबक ने दिया हुआ था। इसका जो है निर्माण कार्य जो रहता है, इस निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया था? निर्माण कार्य को पूरा जो है वह इल्तुतमिश ने करवाया हुआ था। इसके अलावा उन्होंने क्या किया था? तो इसके अलावा जो है एक और काम इन्होंने किया था। इन्होंने इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली का संगठन किया था। इक्ता व्यवस्था या इक्ता प्रणाली को संगठित किया था। अब यहां पे दिल्ली या इस्लामिक शासन काल है, तो सल्तनत काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? इक्ता के प्रमुख को जो है इक्तादार कहा जाता था। इक्ता व्यवस्था जो है वेतन किस रूप में दिया जाता था? तो प्राचीन काल में वेतन भूमि दान के रूप में दिया जाता था। यहां पे भी बेटा भूमि दिया जा रहा है, लेकिन वो दान नहीं होता था, वह उस पे परमानेंट ऑनरशिप भी नहीं होता था। इक्ता भूमि दी जाती थी, वेतन के रूप में इक्ता भूमि दिया जाता था। और इक्ता का जो पद होता था वो ट्रांसफरेबल होता था, स्थानांतरित उसे किया जा सकता था। तो चलिए, पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है। मैं कुछ सेकंड के लिए जो है बोर्ड से हट जा रहा हूं। अगर आप फ्लो चार्ट से नोट्स बना रहे हैं तो फटाफट जो है उसे कंप्लीट कीजिए। चलिए, अब इल्तुतमिश के बाद फिर कौन आते हैं? तो इल्तुतमिश के बाद जो है वह रजिया सुल्तान आती हैं। जो रजिया सुल्तान है, इन्होंने 3 साल 6 महीने और 18 दिन तक शासन किया था। रजिया सुल्तान, सी रूल्ड 3 ईयर 6 मंथ एंड 18 डेज। अब क्या है भाई, तो इल्तुतमिश जो रहते हैं वह अपने जीते जी ही इस बात को समझ चुके थे, इस बात का उन्हें इल्म हो चुका था, एहसास हो चुका था कि उनके जितने भी पुत्र हैं उसमें सपूत कोई नहीं है, सारे के सारे क्या हैं? कपूत हैं। और इस तरीके से क्या है, इस तरीके से इल्तुतमिश जब कालिंजर अभियान पे होते हैं, कालिंजर मीन्स की आज का ग्वालियर, आप उससे समझ सकते हैं, तो कालिंजर अभियान पे रहते हैं, तो वो जमाना जिसे कहते हैं ना, ये दौर दूसरा है, वो दौर दूसरा था। तो जो वो जमाना था वो क्या था भाई, कि अगर सुल्तान या राजा अगर राजधानी में नहीं है तो हमेशा जो है अमीर वर्ग, अमीर वर्ग, अब देखिए ये मध्यकाल है, इसमें कुछ नए नए टर्म्स आएंगे, कुछ नए नए टर्मिनोलॉजी आएगी, तो उसे स्टेप बाय स्टेप आपको समझते चलना है। जैसे खिला तभी शब्द आया था, फिर उसके साथ साथ जो है
कई सारे प्रशासन में फारसी अल्फाज आएंगे। तो प्राचीन काल में आप देखेंगे पाली या प्राकृत भाषा थी, या गुप्तों के समय में संस्कृत जो है ऑफिशियल जो है लैंग्वेज के रूप में है, राजभाषा के रूप में है। यहां पर मध्यकाल में क्या है, मध्यकाल में अब फारसी भाषा जो है वह आधिकारिक भाषा के रूप में आ जाए। तो कुछ फारसी अल्फाज आएंगे जिसे आप लोगों को समझना चाहिए। तो इल्तुतमिश कहाँ पे है, इल्तुतमिश जो है कालिंजर अभियान पे है, राजधानी जो है वह सुल्तान या राजा वहां पर नहीं है। तो हमेशा जो अमीर वर्ग होता था, अमीर वर्ग में तो शासन प्रशासन में जो उच्च पद पर बैठे व्यक्ति होते थे वह एक चुनौती के रूप में होते थे। सत्ता पलट की संभावना होती थी या कोई भी षड्यंत्र की संभावना होती थी। परंतु रजिया ने जिस कुशलता के साथ दिल्ली दरबार को नियंत्रित किया था, इससे क्या होता है, इससे इल्तुतमिश बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। और प्रभावित होने के साथ में क्या होगा, प्रभावित होने के साथ ही जीते ही जी उन्होंने घोषणा कर दिया था कि मेरे मीन्स कि इल्तुतमिश के इंतकाल के बाद, उनके मरने के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, तो अगला उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान होंगे। तो ऐसे में जो है अब क्या है, जब तक इल्तुतमिश जिंदा रहते हैं तब तक जो 40 गुलामों का दल होता है वह सल्तनत के ढाल के रूप में खड़ा है। 40 गुलामों का दल किस रूप में है, वह दिल्ली सल्तनत के ढाल के रूप में खड़ा है। परंतु जैसे ही इल्तुतमिश मरते हैं 1235 से 1265 ईस्वी तक का, मतलब अगले 30 सालों का इतिहास वह क्या है, तो तुर्काने चहलगानी का प्रभाव शासन पर, उसका हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और कुछ अपवाद जैसे रजिया को छोड़ दिया जाए तो सुल्तान जो है वह अब 40 गुलामों के दल के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है इल्तुतमिश के मरने के बाद रुकनुद्दीन फिरोज को जो है सुल्तान बनाया जाता है। रजिया इस बात से दुखी होती है कि उसके वालिद ने उसे जो है उत्तराधिकारी घोषित किया था, परंतु पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज में अब ये रहता है कि एक महिला के आदेश को माना जाए, इससे बेहतर है कि कोई पुरुष ही सुल्तान बने, राजा बने। तो मैंने कहा ना कि इल्तुतमिश ने ये इस बात को समझ लिया था कि सारे के सारे कपूत हैं, तो इस तरीके से शासन पे वो अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। और ऐसे में रजिया क्या होती हैं, तो रजिया लाल वस्त्र धारण करती हैं। उस दौर में लाल वस्त्र क्या था, लाल वस्त्र जो है न्याय का प्रतीक होता है। तो लाल वस्त्र धारण करके वह आम जनता के मध्य में जाती हैं, और आम जनता के मध्य में जाती हैं मतलब न्याय की गुहार लगाती हैं। और इस तरीके से क्या होता है, सत्ता पलट होता है। और सत्ता पलट होने के बाद रजिया सुल्तान जो है वह शासिका बनती हैं। तो ये क्या है, तो पहला ही मुद्दा हो जाता है कि यह मध्यकाल की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। मध्यकाल की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका स्थापित होती है। तो रजिया सुल्तान सी बिकेम द फर्स्ट वुमेन किंग ऑफ द मिडाइवल हिस्ट्री। तो पहली महिला मुस्लिम शासिका हैं, इनके पहले हिंदू शासिकाएं हो चुकी हैं। तो यहाँ पे टर्म्स याद रखिएगा, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका के रूप में स्थापित होती हैं। और अगला क्या है भाई, तो अगला जो है कि रजिया सुल्तान ने जो है, पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुषों जैसा दिखने के लिए इन्होंने कोट और कुलाबा पहनना शुरू किया। पुरुषों जैसा दिखने के लिए कोट और कुलाबा पहनना शुरू किया। मीन्स कि जो हिजाब है, जिसे बुर्का आप कह सकते हैं, तो उसको रजिया समझती हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, इसे जो है कमजोरी के रूप में देखा जाएगा। तो वह कोट और कुलाबा पहनना शुरू करती हैं। रजिया में क्या है,
there was all the positives in the personality of Rajia, but what was the major shortcomings? It was that Rajia was a woman किंग और द वुमेन सुल्तान। तो रजिया में एक योग्य शासिका के सारे गुण थे, परंतु उसका खता क्या था, उसका गुनाह क्या था? तो रजिया का गुनाह उसका महिला होना था, और यही बात दिल्ली अमीर वर्ग को नागवार गुजरती है। यही बात 40 गुलामों के दल को नागवार गुजरती है। तो रजिया के समय में क्या है? तो रजिया के समय में जो है एक व्यक्ति रहते हैं, वो मलिक याकूत रहते हैं। रजिया ने एक अबिसिनियाई दास, कौन है? तो एक गैर तुर्क मलिक याकूत को उच्च पद प्रदान किया, उच्च पद प्रदान किया। तो ऐसे में देखिए ना, इस्लाम में जाति प्रथा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ हिंदू समाज में ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, वैसे हमें इस्लाम में देखने को नहीं मिलता है। इस्लाम में कोई जाति प्रथा नहीं है, बल्कि नस्लीय भेदभाव हमें देखने को मिलता है। अब ये नस्लीय भेदभाव किस रूप में है भाई? तो नस्लीय भेदभाव तुर्क और गैर तुर्क के रूप में है। तुर्क अपने को जो है श्रेष्ठ नस्ल के मुस्लिम समझते थे, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने को उच्च वर्ग का समझते थे प्राचीन काल या मध्यकाल में। तो वही हाल क्या है, ईरानी और तुरानी ग्रुप के जो मुस्लिम हैं वह अपने को उच्च नस्ल के समझ रहे हैं, तथा ये जो खिलजी हैं, अफगानी हैं, इन्हें हे दृष्टि से देखा जाता था, निम्न दृष्टि से देखा जाता था। तो इस तरीके से अब किसी, वही बात है भाई, प्राचीन काल में कोई शूद्र जो है वह उच्च पद पे चला जाए या वैश्य किसी उच्च पद पे जाए, तो लाजमी है कि ब्राह्मण क्षत्रियों को ये बात नागवार गुजरेगी। क्यों? क्योंकि वो दौर ही कुछ ऐसा था, उस दौर की सामाजिक संरचना और बनावट ही कुछ वैसी थी। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है कि तुर्क आक्रमणकारी हैं भाई, और गैर तुर्क कोई उच्च पद पा जाए तो ये कैसे जो है तुर्क वर्ग बर्दाश्त करेगा? तो मलिक याकूत को उच्च पद दिया जाना रजिया की एक भूल साबित होती है। और ऐसे में क्या है? तो ऐसे में जो है भटिंडा के सूबेदार हैं, कौन है? तो भटिंडा के सूबेदार हैं। सूबेदार कौन है? तो मलिक अल्तुनिया है। भटिंडा के सूबेदार मलिक अल्तुनिया का क्या होता है? मलिक अल्तुनिया का विद्रोह होता है। तो इट वॉज द सूबेदार ऑफ भटिंडा मलिक अल्तुनिया हु रिवॉल्टेड अगेंस्ट रजिया। तो भटिंडा कहाँ पे है? भटिंडा आज पंजाब में है। रजिया इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या करती हैं? वह दिल्ली से निकलती हैं। तो रजिया जब इस विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से निकलती हैं, मान लीजिए ये दिल्ली है, पंजाब में ये भटिंडा है, तो जब जाती हैं तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में अल्तुनिया से उनका युद्ध होता है। अल्तुनिया जो है एक योग्य जो है सूबेदार रहता है, और वो क्या करता है? वो रजिया को पराजित करता है, और पराजित करके रजिया को बंदी बना लेता है। अब रजिया जब बंदी बना ली जाती हैं तो जो कहा जाता है कि सिंहासन खाली है। सिंहासन बिना सुल्तान के कैसे खाली रह सकता है? तो इस तरीके से जो है अब जो 40 गुलामों का दल है, और ये लाजमी है, रेशनल भी है, तार्किक भी है कि इस सिंहासन कभी बिना सुल्तान के खाली नहीं रह सकता है, व्यक्ति तो आते हैं जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में जो 40 गुलामों का दल होता है वह रजिया के एक भाई हैं। भाई का नाम क्या है? भाई का नाम जो है बहराम शाह है। भाई का नाम क्या है? भाई का नाम बहराम शाह है। तो बहराम शाह को क्या बना देते हैं? बहराम शाह को अगला जो है वह सुल्तान बना देते हैं। तो इस तरीके से क्या है? इस तरीके से जो है
अब रजिया, जो कहा जाता ना, न घर की रही न घाट की रही, मतलब न तो दिल्ली की शासिका रही, और शासिका तो बहुत दूर की बात है, वह बंदी बना ली गई हैं। परंतु जो इल्तुतमिश हैं, बहुत ही सोच समझ करके उन्होंने रजिया में वो गुण देखा था, रजिया में वह योग्यता देखी थी, तभी तो अपने बेटों की जगह पे अपनी बिटिया को सुल्तान बनाने की घोषणा की थी। तो इस संकट काल में भी, इस जो कह सकते हैं कि पैनिक सिचुएशन में भी, रजिया जो है वह विचलित नहीं होती हैं और अपने सूझबूझ का परिचय देती हैं। सूझबूझ के परिचय के साथ मलिक अल्तुनिया को वह विवाह का प्रस्ताव देती हैं, और विवाह के प्रस्ताव को अल्तुनिया की सेना नहीं चाहती थी कि मलिक अल्तुनिया रजिया से विवाह करें, परंतु अल्तुनिया जो हैं वह किसी की नहीं सुनते हैं और रजिया से विवाह कर लेते हैं। रजिया से विवाह कर लेते हैं तो अब रजिया कैद में नहीं है, और अल्तुनिया की सेना अब रजिया को लगता है कि इस सेना के भरोसे हम पुनः दिल्ली की सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में प्रयास करती हैं रजिया, जो है अल्तुनिया की सेना के साथ दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करना चाहती हैं, परंतु जो है चालुस गुलामों का जो दल रहता है वह ज्यादा प्रभावी सिद्ध होता है, और इस तरीके से रजिया हार जाती हैं। हार जाती हैं तो जो अल्तुनिया की सेना है वह विद्रोह करती है, और इस विद्रोह के साथ ही क्या होता है, इस विद्रोह के साथ सेना साथ छोड़ करके अल्तुनिया की चली जाती है। अब ये दोनों लोग अकेले हैं, गुमनामी में हैं, और एक दिन की बात रहती है, एक नदी किनारे ये लोग जो हैं, एक वृक्ष, गर्मी का समय रहता है, एक छायादार वृक्ष रहता है, और उस वृक्ष में जो है ये विश्राम कर रहे होते हैं, और उसके नीचे आराम कर रहे होते हैं। डाकुओं का एक गिरोह गुजर रहा होता है और दोनों की हत्या कर देता है, रजिया और मलिक अल्तुनिया की हत्या कर देता है, और ऐसे में रजिया की कहानी खत्म हो जाती है। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था ना कि रजिया में एक योग्य शासिका के सारे गुण थे, परंतु उनका गुनाह क्या था, उनका अपराध क्या था, तो उनका अपराध जो है वह एक महिला होना था। तो रजिया की कहानी समाप्त होती है। अब रजिया के बाद क्या है, रजिया के बाद जो है आया राम और गया राम वाली कहावत सिद्ध होती है। आया राम और गया राम की कहानी में क्या है, तो ऐसे में जो है कई सारे शासक आते हैं और जाते हैं। जैसे बहराम शाह रहते हैं, बहराम शाह के बाद फिर जो है वह मसूद शाह कुछ रहता है उनका नाम, फिर नासिरुद्दीन महमूद रहते हैं। तो कई शासक जो हैं आते हैं जाते हैं, और इस तरीके से वह 40 गुलामों के दल के हाथों की कठपुतली मात्र सिद्ध होते हैं। तो यहां से फिर क्या होता है, तो यहां से फिर जो है अब जो है तुर्काने चाह लगानी ही सब कुछ है, मतलब किंग मेकर हैं, और सुल्तान के पद की गरिमा धीरे धीरे गिरती जा रही है, धूमिल होती जा रही है। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में 40 गुलामों के दल में एक गुलाम रहते हैं, उनका नाम बलबन है। बलबन क्या करते हैं, बलबन स्वयं जो है शासन सत्ता की बागडोर संभालते हैं और खुद सुल्तान बन बैठते हैं। तो अगले शासक कौन है, तो अगले शासक जो हैं वह बलबन है। वह कौन है, तो वह जो है बलबन है। तो आइए जो है देखते हैं बलबन। बलबन 1265 से 1288 ईस्वी। और बलबन क्या है भाई, तो ये 40 गुलामों के दल के एक गुलाम थे, और सही अवसर पाकर इन्होंने क्या किया, सही अवसर पाकर इन्होंने सत्ता पलट किया, और सत्ता पलट के साथ खुद क्या बन बैठते हैं, खुद जो है
सुल्तान बैठते हैं हम। तो ही बिकेम द सुल्तान आफ्टर गेटिंग द राइट अपॉर्चुनिटी। अब सुल्तान बनते हैं कब? 1265 के आसपास की ये घटना है। सुल्तान बनने के बाद बलबन के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन रहता है? तो अब बलबन जो है सुल्तान है, और सुल्तान की जो है वह सबसे बड़ी चुनौती कौन है? तो सुल्तान की जो सबसे बड़ी चुनौती है वह 40 गुलामों का दल है। 40 गुलामों का दल है। तो ऐसे में क्या है? ऐसे में जो है 40 गुलामों का दल जब सबसे बड़ा चुनौती है, तो बलबन क्या करते हैं? बलबन जो है तुर्काने चहलगानी को ही समाप्त कर देते हैं। तुर्काने चहलगानी को समाप्त कर देते हैं। एक कहावत बेटा आप लोग सुने होंगे, कहावत है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, और कहावत है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। 40 गुलाम क्या है भाई? वह किंग मेकर है। सुल्तान कौन बनेगा ये 40 गुलामों का दल डिसाइड करता था। तो ऐसे में क्या है, अभी मैंने कहा सुल्तान आया राम और गया राम है। जब चाहते थे 40 गुलामों का दल सुल्तानों को, जैसे कहा था ना, घी में मक्खी की तरह या दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते थे। तो मिला जुला करके बलबन जो कहते हैं ना, हम ना रहे तुम ना रहे, तो कुछ वही बात है। बलबन अब गुलाम ना रहे, और ऐसे में क्या है, वह सुल्तान है। जब सुल्तान बने तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। उन्हें पता था, क्योंकि वह सालों साल 40 गुलामों के एक अभिन्न अंग थे, तो उन्हें पता था कि 40 गुलामों के दल की सुल्तान के प्रति क्या मेंटेलिटी है। तो इनको समझ में आता है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा 40 गुलामों का दल, और न ही ये जो है सुल्तान के खिलाफ कोई षड्यंत्र करेंगे। तो 40 गुलामों के दल को इन्होंने समाप्त कर दिया। अब इसके बाद जो प्रमुख चुनौती रहती है वह क्या रहता है? तो बलबन के सामने जो सुल्तान बनने के पश्चात बलबन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती सुल्तान बनने के पश्चात बलबन के समक्ष जो है वह सबसे बड़ी चुनौती किस बात की रहती है? तो बलबन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती जो है वह सुल्तान के पद की सुल्तान के पद की गरिमा को स्थापित करने की चुनौती रहती है। सुल्तान के पद की गरिमा को स्थापित करने की चुनौती होती है। तो वन ऑफ द मेजर चैलेंज इन फ्रंट ऑफ बलबन इट वाज टू रिवाइव द डिग्निटी और वंस अगेन इस्टेब्लिश द डिग्निटी ऑफ द स्टेटस ऑफ सुल्तान। सुल्तान भाई है, बच्चों समझ रहे होंगे ना, सुल्तान जब 2-2 4-4 साल में बदले जा रहे हैं तो पद की गरिमा गिर गई है। अब सुल्तान के पद की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए बलबन ने तमाम प्रयास किए। तो वो कौन से प्रयास हैं? तो बलबन जो है वह राज दरबार में गंभीर रहना शुरू किया।
गंभीर रहना शुरू किया। तो राज दरबार में ये गंभीर रहना शुरू कर देते हैं, मतलब न तो किसी से हंसी मजाक करना है, न तो किसी के हंसी मजाक पे कोई प्रतिक्रिया देना है। गंभीर रहेंगे तो लोगों को जो है वैल्यू समझ में आएगा। साथ ही साथ क्या करते हैं, तो साथ ही साथ जो है ईरानी परंपरा, ईरानी प्रथा, वह क्या है, तो सिजदा और पायबोस का प्रचलन किया। सिजदा और पायबोस का क्या किया, प्रचलन किया। अब ये सिजदा और पायबोस क्या है, तो ये एक नियम, राज दरबार का एक नियम बनाते हैं कि जो भी दरबार में आएगा वो कैसे आएगा, तो जो भी दरबार में आएगा वो सर झुका करके आएगा। तो इस तरीके से दरबार में जिसे भी आना है, चाहे वो जो भी रहे, वह सर झुका करके आएगा। और सर झुका करके मीन्स कि सुल्तान के आंखों से आंखें मिलाने की गुस्ताखी नहीं करना, वो ऐसे सर झुका करके आना है। और कब तक आना है, तो वो आ करके जो है पायबोस मीन्स कि सुल्तान के पैरों को चूमना है। तो इस तरीके से क्या है, सुल्तान के पैरों को चूमेगा, मीन्स कि उसे सुल्तान के पद की गरिमा का स्वयं एहसास होगा। अब कोई सुल्तान के पैरों को क्यों चूमेगा भाई, तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो है राजत्व के सिद्धांत का प्रचलन किया। तो बलबन ने क्या किया, तो बलबन ने जो है राजत्व के सिद्धांत का प्रचलन किया। राजत्व के सिद्धांत का प्रचलन करते हुए बलबन ने स्वयं को क्या कहा, तो बलबन ने सुल्तान को जिले इलाही कहा। जिले इलाही मीन्स की वह कहता है सुल्तान जो है वह क्या है, तो वह पृथ्वी पर ईश्वर की छाया है। पृथ्वी पर ईश्वर की छाया है, मीन्स कि सुल्तान इज द शैडो ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। तो सुल्तान जो है पृथ्वी पर ईश्वर की छाया है। इसका अर्थ क्या है, तो वो कहता है कि जैसे लाखों लोगों में कोई एक सुल्तान बनता है, तो वह व्यक्ति कैसे सुल्तान बनता है, तो कहते हैं कि वह स्वयं जो है क्या है, वह ईश्वर का अंश है, ईश्वर की छाया है। तो जब सुल्तान ही ईश्वर है, सुल्तान ही अल्लाह है, तो अल्लाह के पैरों को चूमने में कौन सी खुदगर्जी है। तो इस तरीके से वो वैलिडेट करता है, लेजिटिमेट करता है कि सजदा करना है, और सजदा के साथ साथ जो है वह पायबोस भी करना है। क्यों करना है, तो वह अपने आप को क्या घोषित करता है, तो अपने आप को जिले इलाही कह करके जो है वह घोषित करता है। इसके अलावा जो है बलबन ने क्या किया था, तो बलबन ने जो है ईरानी परंपरा नवरोज का प्रचलन किया था। बलबन ने जो है ईरानी नव वर्ष जो है वह नवरोज का प्रचलन किया था। नवरोज परंपरा का प्रचलन किया था। साथ ही साथ जो है अपनी अपने सबके अपने अपने कौन होते हैं, सबके अपने अपने विरोधी होते हैं। तो अपने विरोधियों के दमन के लिए, अपने विरोधियों के दमन के लिए इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी, तो अपने विरोधियों के दमन के लिए बलबन ने एक नीति अपनाई, वह था रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति। तो जो रक्त और लौह की नीति है वह क्या है, तो रक्त और लौह की नीति है अपने विरोधियों का संपूर्ण दमन करना है। संपूर्ण दमन करना है मीन्स कि
इस रूप में वो क्या करता है, तो इस रूप में अपने गुप्तचरों को जो है वह बाजार में छोड़े रहता है। जहां भी जो है शासन के खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र हो रहा है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कोई मुकदमा चलाना है, उसे सीधे ही फांसी की सजा देना, संपूर्ण जो है दमन की नीति। तो ये जो है बलबन जो है अपनी नीति लेकर के चलता है। इसने क्या किया था, तो इन्होंने जो है, बलबन ने पृथक रूप से एक सैन्य विभाग, इन्होंने सैन्य विभाग दीवाने आरिज की स्थापना किया था। दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज भी कहते हैं, तो इसकी स्थापना किया था। तो बलबन का अगर शासन देखा जाए, तो बलबन का शासन जो है वह दोधारी तलवार की तरह सिद्ध होता है। अपने इन सारे पॉलिसी, अपने इन सारे नीतियों की बदौलत वह एक लंबे समय तक शासन करता है। लगभग जो है 1265 से 1288 ईस्वी तक शासन करता है। और इतने बृहद शासन काल में वह क्या है, तो इतने बृहद शासन काल में जो है बलबन जो है वह सारी चुनौतियों को समाप्त करता है। परंतु जो है, क्यों मैं कह रहा हूं कि उसकी शासन एक दोधारी तलवार साबित होता है, तो दोधारी तलवार इस सेंस में साबित होता है कि बलबन की मृत्यु के साथ ही जो गुलाम वंश है वह ताश के पत्तों की तरह भरभरा जाता है, धाराशायी हो जाता है। और इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है वह 2 वर्ष के अंदर ही गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। मीन्स कि उसने डरा कर धमका करके लोगों को रखा था, जैसे उसका दौर खत्म होता है गुलाम वंश ही समाप्त हो जाता है। तो गुलाम वंश के अंतिम शासक जो है वह कैकूबाद रहते हैं। तो चलिए, ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना है। अब इसके बाद फिर कौन आता है, तो इसके बाद फिर जो है खिलजी वंश आते हैं। गुलाम वंश के बाद फिर कौन आता है, गुलाम वंश के बाद जो है वह खिलजी वंश आते हैं। तो मैं बोर्ड से बेटा हट जा रहा हूं, अगर फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो आप बना सकते हैं। तो आइए, अगला वंश कौन है, अगला वंश जो है खिलजी वंश है। खिलजी वंश जो है वह 1290 से 1320 ईस्वी का समय काल है। खिलजी वंश में कौन है, तो खिलजी वंश के जो संस्थापक हैं वह जलालुद्दीन खिलजी रहते हैं। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किए रहते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी, ही वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी एंड ही रूल्ड सिंस 1290 टू 1296 एडी। खिलजी वंश क्या है भाई, तो तुर्क शासन की स्थापना था। ये गैर तुर्क हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि शासन में कौन है, शासन में जो है ईरानी और तुरानी नस्ल के मुस्लिम अपने श्रेष्ठता का दावा करते थे, अपने नस्ली श्रेष्ठता का दावा करते थे। जबकि ये जो हैं जो अफगानी हैं, खिलजी हैं, इन्हें हे दृष्टि से, इन्हें निम्न नस्ल के मुस्लिम समझा जाता था। तो इन्हें दिल्ली, अब बेटा है ना, देश की राजधानी में अगर आपको भी नौकरी करने का मौका मिले, या राज्य की राजधानी में जो भी कैडर मिलता है आपको, मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता है, यूपी कैडर मिल रहा है, बिहार कैडर मिल रहा है, तो इसमें राजधानी में सबके, मतलब जो कहे तो राजधानी में नौकरी करना एक सिविल सर्विस के पर्सपेक्टिव में एक उसे क्या कहेंगे, एक सम्मान होता है। तो ऐसे में हर दौर में क्या है, हर दौर में जो मानव को कहा जाता है ना, मानव स्वभाव से
एक लालची प्राणी है। तो जो तुर्क नस्ल के मुस्लिम थे, ये ऐशो आराम का जीवन जी रहे थे, ये राजधानी में ही ज्यादातर रहते हैं। जो जो कहा जाता ना कि ये आग का दरिया है, इसमें डूब के जाना है, जहां पे खतरा ज्यादा था, चुनौतियां ज्यादा थी, तो ऐसे जगहों पे खिलजियों को लगाया गया था। जैसे जो सीमा के पास में दुर्ग की रक्षा के लिए मंगोल आक्रमण निरंतर होते रहते थे। साथ ही साथ बिहार का जो क्षेत्र है, इन सब जगहों पे जहाँ विद्रोह की संभावना रहती है, बंगाल का जो क्षेत्र है, यहाँ पे खिलजी रहते हैं। तो खिलजी जो रहते हैं वो जलालुद्दीन खिलजी, ही वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। और ये जलालुद्दीन खिलजी क्या है? तो जलालुद्दीन खिलजी सल्तनत काल के सबसे उम्रदराज, या इसे वृद्ध भी कह सकते हैं, वृद्ध सुल्तान थे। ये 70 वर्ष से अधिक की उम्र में क्या हुए थे? 70 वर्ष से अधिक की उम्र में सुल्तान बने हुए थे। तो 70 वर्ष से अधिक की उम्र में जब सुल्तान बनते हैं तो एक तरीके से कह सकते हैं वृद्ध अवस्था रहती है। और इन्होंने जो है घोषणा क्या किया था? तो इन्होंने घोषणा किया था कि मैं एक मुसलमान हूं और अपने मुसलमान सैनिकों का रक्त नहीं बहाना चाहता हूं। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि हम मुस्लिम सैनिकों का रक्त नहीं बहाना चाहते हैं। ऐसे में क्या है, ऐसे में जलालुद्दीन खिलजी जब वृद्ध सुल्तान रहते हैं तो इनके कौन है? इनके एक भतीजे हैं। भतीजे कौन है? तो भतीजे जो है अलाउद्दीन खिलजी रहते हैं। द नेफ्यू ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, इट वॉज द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? तो इन्होंने देवगिरी का सैन्य अभियान किया था। जो ये देवगिरी का सैन्य अभियान है, ये देवगिरी कहाँ पे है? तो ये देवगिरी जो है वह यह दौलताबाद का क्षेत्र है, मीन्स की महाराष्ट्र का क्षेत्र है। तो जब देवगिरी का अभियान करते हैं तो ये जो खजाना लूटते हैं, खजाना लेकर के ये कहाँ पे चले जाते हैं? तो खजाना के साथ ये कड़ा मीन्स की आज का जो प्रयागराज का क्षेत्र है, यहाँ पे। जबकि नियम क्या होता था? नियम ये होता था कि आपने खजाना अगर पाया है तो खजाना को आप शाही राजकोष, जो राजधानी में, तो राजधानी दिल्ली है, तो वहां पे उसे भिजवाना पड़ता था। ये खजाने के साथ कहाँ पे है? खजाने के साथ जो है कड़ा प्रयागराज में है। और अपने जो है जो कहते हैं ना तबीयत नासाज है, इसका बहाना बनाते हैं। तो इस तरीके से जलालुद्दीन खिलजी को इसमें विद्रोह की आहट समझ में आती है। और जलालुद्दीन खिलजी भी इस मोमेंटम के साथ ही, इस मानसिकता के साथ जो है दिल्ली से कड़ा जाते हैं कि जा रहा हूं, भतीजे को समझाऊंगा, अगर खजाना देता है तो ठीक है, नहीं तो उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। एक बेटा कहावत आप लोगों ने सुना है ना कि बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी। तो कुछ वैसा ही, तू डाल डाल तो मैं पात पात। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी से बहुत आगे की चीज रहते हैं। वह अपना जो है षड्यंत्र, अपनी योजना पहले से ही बहुत ही सॉलिड रखते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी सेना के साथ जाते हैं प्रयागराज में, कड़ा में, और वहां पर चूंकि भाई भतीजे से मिलने जा रहे हैं, किसी दुश्मन से तो मिलने जा नहीं रहे हैं, और भतीजा स्वास्थ्य खराब का बहाना बनाया हुआ है। तो ऐसे में अपने चुने हुए, मतलब सेना का शिविर लगता है बेटा ना हर जगह,
हजारों की सेना थोड़ी जाएगी। तो सेना का शिविर लगता है, ये अपने चुने हुए अंगरक्षकों के साथ कहाँ जाते हैं, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य शिविर में जाते हैं। वहां पे जाते हैं तो कुशल क्षेम लेते हैं और वहीं पर धोखे से अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, धोखे से अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा देते हैं। अब हत्या करवा देते हैं तो सेना के साथ ये दिल्ली आते हैं और दिल्ली आकर के बलबन का जो लाल महल है, बलबन के लाल महल में ये अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। तो अगले शासक हमारे कौन हैं, तो अगले शासक जो है वह अलाउद्दीन खिलजी हैं। कौन है, तो वह जो है अलाउद्दीन खिलजी हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक शासन करते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन करते हैं। 1316 ईस्वी तक शासन करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है यह एक अनोखा साम्राज्यवादी था, अनोखा साम्राज्यवादी था। और इन्होंने किसका विजय किया था, तो इन्होंने जो है उत्तर भारत की विजय किया था और साथ ही साथ जो है इन्होंने दक्षिण भारत की विजय किया था, दक्षिण भारत की विजय किया था। तो ऐसे में क्या है, तो दक्षिण भारत को जीतने वाले अलाउद्दीन खिलजी जो रहते हैं वह दक्षिण भारत को जीतने वाले मध्यकाल के प्रथम सुल्तान थे, मध्यकाल के प्रथम सुल्तान थे। तो ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द medieval इंडिया who led the successful military expedition over the South India। इनके दक्षिण अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व जो है अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम है। गुलाम कौन है, गुलाम जो है मलिक काफूर है। गुलाम जो है वह मलिक काफूर हैं, उन्होंने दक्षिण भारत का विजय अभियान का नेतृत्व किया था। तो दक्षिण भारत बाद में देखेंगे, पहले उत्तर भारत को देखते हैं। और उत्तर भारत में जो विजय होता है, इसमें किसकी विजय करेंगे, तो उत्तर भारत के विजय में जो है वह गुजरात की विजय है। देन आफ्टर जो है वह रणथंभौर की विजय है। देन आफ्टर जो है वह चित्तौड़ की विजय है। देन आफ्टर जो है मालवा है, सिरोही है, इन सब का विजय अभियान करते हैं। तो दक्षिण भारत जो विंध्य पर्वतमाला के जब दक्षिण में जाएंगे, तब मध्य प्रदेश के नीचे आप जाएंगे, तब दक्षिण भारत शुरुआत होता है। तो इस तरीके से गुजरात की विजय, रणथंभौर की विजय, चित्तौड़ की विजय और मालवा की विजय। इसमें जो है चित्तौड़ की विजय बहुत ही प्रमुख है। चित्तौड़ के शासक कौन है, शासक जो है रावल रतन सिंह है। और रावल रतन सिंह की जो पत्नी है, पत्नी जो है पद्मिनी है। चित्तौड़ अभियान में कौन रहता है, तो आमिर खुसरो जो रहता है वह प्रत्यक्षदर्शी रहता है, वह प्रत्यक्षदर्शी रहता है। तो आमिर खुसरो वॉज द आई विटनेस ऑफ द विक्ट्री ऑफ चित्तौड़ एक्सपेडिशन। तो चित्तौड़ की विजय के बाद इन लोगों ने नाम भी बदल दिया था, और नाम बदल करके क्या रख दिया था, नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया था। चित्तौड़ अभियान में
चित्तौड़ का नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र रहते हैं खिज्र खान, और खिज्र खान के नाम पर इसका नाम खिजराबाद कर दिया जाता है। तो अब बहुत कहानियां हैं चित्तौड़ अभियान से जुड़ा हुआ। जो पहला जो है जौहर हुआ था वह इसी अभियान पे हुआ था। तो एक मलिक मोहम्मद जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत है। तो पद्मावत जो है वह एक तरीके से उनकी कल्पना है, परंतु यहाँ पर जब अलाउद्दीन खिलजी जीतता है तो जिसमें सत्यता है कि 20,000 हिंदू महिलाओं ने क्या किया था, तो 20,000 हिंदू महिलाओं ने जौहर की अग्नि कुंड में अपने प्राणों की आहुति दिया था। ये प्राणों की आहुति किस बात के लिए था, तो प्राणों की आहुति इस बात के लिए था, ये इनका बेटा जो होता था ना कुछ जाहिलों जैसा जो है, जब जीतते थे युद्ध को तो जाहिल हो जाते थे। जाहिल मीन्स के उसे क्या कहा जाए, कर टैक्स समझते ना, टैक्स में लेजिटिमेट करते थे, उसे वैधानिकता देते थे। तो 4 प्रकार के कर थे, कौन है, जजिया है, जकात है, खराज है और खुम्स है। तो जजिया, जकात, खराज ये मैं आगे बताऊंगा, खुम्स के बारे में जानिए। तो खुम्स जो कर होता था वह युद्ध में लूट का धन होता था। खुम्स कर क्या होता था, युद्ध में लूट का धन होता था। तो युद्ध में लूट का धन, तो जब जीतते थे तो उसके बाद कैसे लूटेंगे, तो कत्लेआम किया जाता था। कत्लेआम की पहले उधर से कोई विरोध न होने पाए। और लूट का धन कहां से लूटा जाता था, तो भारत को बेटा ऐसे ही एवं ही सोने की चिड़िया तो कहा नहीं जाता था। तो ये जो सोना था वो कहाँ था, हर घर में था, हर घर की हर महिलाओं के पास था। तो हमारे यहाँ पर जो परंपरा है कि हर माता पिता अपने यथा सामर्थ्य क्या करते हैं, यथा सामर्थ्य विवाह के समय में अपनी पुत्री को सोने के जेवर देते हैं। जिसके पास बेटा ज्यादा है वह हीरा वगैरह भी देता है। तो मुद्दे की बात क्या है कि एक परंपरा है ना कि जैसे कहा जाता है ना कि बेटियां जो है वह पराई घर की अमानत होती हैं। जन्म वो अपने पीहर मतलब पिता के यहाँ पे लेती हैं, और एक समय के बाद डोली, पहले के जमाने में डोली दुल्हन की, लड़की की शादी के बाद, तो डोली जब एक बार मायके से उठ गई तो ऐसा किया जाता था कि जहां पे आपका शादी हुआ है, विवाह हुआ है, वही आपका वास्तविक घर है, और अर्थी कहा जाता था कि वहीं से उठेगा। तो एक जो कहावत है ना कि बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले। तो एक परंपरा बेटा, ये सदियों से चली आ रही परंपरा है कि बेटी अब विवाह के बाद जा रही है तो वही पराया घर उसका अपना घर हो जाता है। और ऐसे में अब एक जो बंधन है वो बंधन टूट रहा है, तो अपने माता पिता अपने यथा सामर्थ्य क्या है, जिसके पास जितनी सामर्थ्य क्षमता अपनी बेटियों को गहने देते थे। अब आज जमाने में बैंक वगैरह हैं, उस जमाने में बेटा बैंक, या आज भी कितने लोग बैंक के लॉकर में गहने रखते हैं। नाम पूरी जनसंख्या का बेटा आंकड़ा देखें तो शायद 1% लोग भी बैंक में शायद ही रखते होंगे। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है वह उस जमाने में कच्चे मिट्टी के मकान होते थे, तो कच्चे मिट्टी की दीवारों में ही वो जितनी भी माताएं बहनें होती थी उनके गहने होते थे। ये बात बाहरी दुनिया को, बाहरी आक्रांताओं को भली भांति पता था, भली भांति पता था। तो अब गहने से सबसे ज्यादा लगाव किसका, जिसके भी घर के गहना होगा वह हंसते खेलते तो लेने नहीं देगा। तो ये कत्लेआम करते थे। कत्लेआम मतलब कि सबको जो भी हो उसको पहले मार दिया जाए, उसके बाद घरों को गिरा करके और वो सोने लूटते थे। तो मिला जुला करके क्या था, मिला जुला करके फिर इनके यहाँ पे दासियों का भी बेटा अलाउद्दीन, यही जो खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में महिला दासियों की खरीद फरोख्त होती थी। दासियों को मतलब माताओं बहनों को ये दासी बनाते थे
ईरान के बाजारों तक ले जाकर के बेचते थे। तो इसीलिए मैंने वो शब्द यूज किया कि जाहिल थे। तो मिला जुला करके ये 20,000 जो हिंदू स्त्रियां हैं, इन्होंने क्यों जो है जौहर किया? तो जो रानी पद्मिनी रहती हैं, रावल रतन सिंह की जो पत्नी रहती हैं, तो सबसे पहले घोषणा वो करती हैं, घोषणा करती हैं कि छूना तो दूर, मतलब स्त्री के तन को छूना तो दूर, देख तक नहीं, मतलब चेहरा तक नहीं देख पाएंगे। तो अब अभी आप लोग 20 साल 22 साल के बच्चे हैं। अब बच्चे कहना तो बेटा जो एक मतलब गुरु शिष्य परंपरा है, लेकिन अगर 20-22 साल के हैं तो आप एक मैच्योर हो चुके हैं, होनहार युवा हो चुके हैं, और धीरे धीरे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो सिलेबस भी बड़ा होता है। पूरे दुनिया का इतिहास आप पढ़ लीजिए, पूरे दुनिया के इतिहास में शायद एक भी, जो बेटा कहते हैं ना अपवाद अपवाद होता है, अपवाद भी आपको नहीं मिलेगा। ये बेटा ये केवल कह रहा हूं ना, भारतीय संस्कृति में ही संभव है। दुनिया के इतिहास में बेटा ये कहीं पे अग्नि में कूद जाना, जलती हुई धधकती हुई ज्वाला में कूद जाना, महिला को कहा जाता ना महिला अबला होती हैं। महिलाओं के बारे में बेटा किसी ने कहा है ना, अबला जीवन है तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। महिलाएं अबला नहीं है बेटा, ये सबला भी कहना तो मुझे लग रहा है कि जो त्याग इन्होंने इतिहास में दिया है। तो इस तरीके से जो है पूरे दुनिया के इतिहास में शायद एकमात्र घटना आपको ये है, या भारत में 3-3 जौहर हुए थे, तो ये भारत में ही संभव है जहां पे अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए उसे कहा जाता है जौहर को अग्नि स्नान, मतलब अग्नि में जा करके अपने आप को। बहुत सारी बातें हैं, आप लोग बस चूंकि जीएस का बैच है तो जीएस की तरह ही जानिए। तो इस तरीके से 20,000 जो है हिंदू महिलाओं ने जौहर किया था, और इस तरीके से उसे कुछ भी नहीं मिल पाता है। खिलजी को कुछ नहीं मिल पाता है। भले चित्तौड़ का नाम वो खिजर खान करता है, लेकिन शीघ्र ही चित्तौड़ को फिर से जीत लिया जाता है, और जो खिजराबाद इसका नाम रहता है चित्तौड़ का, खिजराबाद नाम को फिर से चित्तौड़ कर दिया जाता है। तो ये उसकी उत्तर भारत की विजय है। वह दक्षिण भारत की भी विजय करता है। तो जो दक्षिण भारत का विजय अभियान है ये क्या है? तो दक्षिण भारत में जो है देवगिरी के यादव को पराजित करते हैं। देन आफ्टर जो है वह वारंगल के काकतियों को पराजित करते हैं। देन आफ्टर जो है जो द्वार समुद्र के होयसल हैं उन्हें पराजित करते हैं। देन आफ्टर जो है जो मदुरा के पांड्य हैं उन्हें पराजित करते हैं। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है दक्षिण भारत में कौन है? गुलाम जो है मलिक काफूर हैं। मलिक काफूर जो है दक्षिण भारत का नेतृत्व करते हैं, और दक्षिण भारत में देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र देव को हराते हैं। फिर देन आफ्टर जो है प्रताप रुद्रदेव हैं, वारंगल के काकतीय जो हैं प्रताप रुद्रदेव हैं। यही जो प्रताप रुद्रदेव हैं, इन्हीं से मलिक काफूर को जो है कोहिनूर हीरा मिलता है। तो जो कोहिनूर हीरा रहता है वह गोलकुंडा की, भारत में ये कोहिनूर के बारे में आप सुने होंगे, हीरा तो बहुत होते हैं अभी तक के, मतलब पूरा मानवता के जो इतिहास के सबसे बेशकीमती हीरे मिले हैं, उन सबसे बेशकीमती 10 हीरो में से कोहिनूर का दुनिया का इतिहास में कर रहा हूं, भारत का नहीं, पूरी दुनिया के जो सबसे बेशकीमती हीरे मिले हैं उन 10 हीरो में इसका नाम आता है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है इन्होंने गोलकुंडा से के हीरे की खान से मीर जुमला को मिलता है। मीर जुमला इसे जो है प्रताप रुद्रदेव को देते हैं।
और प्रताप रुद्र देव जब हारते हैं तो वह ये हीरा मलिक काफूर को देते हैं। मलिक काफूर एक गुलाम रहता है, अपने मालिक अलाउद्दीन खिलजी को प्रसन्न करने के लिए वह हीरा वह अलाउद्दीन खिलजी को भेंट करता है। तो कोहिनूर की दास्तां फिर कभी सुनाया जाएगा। अगला जो द्वार समुद्र के होयसल हैं, यहाँ पे वीर बल्लाल थर्ड हैं, वीर बल्लाल तृतीय हैं, इनको पराजित करता है। फिर इसके बाद जो है मदुरा के पांड्य जो है, मदुरा को पूर्णतः नहीं जीत पाता है, दो भाइयों का झगड़ा रहता है, सुंदर पांड्य रहते हैं और वीर पांड्य रहते हैं। तो वो जब मदुरा पहुंचता तो वो लोग राजधानी छोड़ करके निकल गए हुए रहते हैं। तो इस तरीके से वह दक्षिण को भी जीतता है। अब इतना चालाक रहता है अलाउद्दीन खिलजी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसे अनोखा साम्राज्यवादी कहा जाता है, कि उत्तर भारत को जब जीतता है तो साम्राज्य का अंग बना लेता है। उत्तर भारत को उसने क्या किया, उत्तर भारत को साम्राज्य का अंग बना लिया। परंतु दक्षिण भारत को जीता तो उसे साम्राज्य का अंग नहीं बनाया। दक्षिण भारत से उसने केवल जो है इकोनॉमिक बेनिफिट, तो आर्थिक लाभ प्राप्त करने की नीति अपनाई थी। तो ये जो आर्थिक लाभ प्राप्त करने की नीति रहता है, मतलब इनसे केवल नजराना लिया था। क्यों नजराना लिया था, तो यही कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत का अभियान और दक्षिण भारत के अभियान में जो दक्षिण भारत की नीति रहती है वह ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति रहती है, तो उससे प्रभावित रहता है। दक्षिण के सारे जो जितने भी मैंने नाम गिनाए सबके सब हिंदू हैं। अलाउद्दीन खिलजी चूंकि दक्कन का पठार है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र बेटा भूल भुलैया है। आप देखेंगे आगे जो है कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के नाक में दम कर रखा था। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है पहाड़ी क्षेत्र जो है एक भूल भुलैया है। तो वो भविष्य देख रहा था कि भले मैं इस पे कब्जा कर लूंगा लेकिन लंबे समय तक मैं इसे अपने नियंत्रण में रख नहीं पाऊंगा। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में वो केवल आर्थिक लाभ जैसे समुद्रगुप्त ने लिया था तो वही नीति पर वह चलता है। तो ये इसका दक्षिण भारत का अभियान है। तो चलिए बेटा जो है अगला जो हम लोगों का थर्ड लेक्चर है वह क्या है, तो थर्ड लेक्चर जो है वह खिलजी और तुगलक वंश ही है। तो चूंकि मैं सोच रहा था कम से कम 1.5 घंटे की हम लोगों की क्लास हो जाए, तो इसके अंतर्गत जो है वह खिलजी वंश के भी थोड़े हिस्से को मैंने कर दिया। तुगलक वंश थोड़ा बड़ा है, तो अगले क्लास में जो है मिला जाएगा। तो अगले क्लास में इसी तरीके से जो भले ही ये हम लोगों का एक फ्री मंच पर PWOnly IAS का जो समर्पण है वो आप लोगों के साथ है, परंतु इसी तरीके से जो ज्ञानवर्धक विषय वस्तु है, एग्जाम ओरिएंटेड जो विषय वस्तु है, उसमें हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।